हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन ऐसी करंट अफेयर की मैगजीन जो कि जनवरी 2021 की है, उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए इकोनॉमी का टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक थोड़ा बड़ा होने की वजह से इसे कुछ पार्ट्स में करेंगे। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करेंगे। सब टॉपिक जो पहला है वो कहता है रेगुलेशन ऑफ NBFC। देखिए एनबीएफसी क्या होती है? एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब बात ये आती है कि भैया क्यों न्यूज में क्यों आ गई ये बात, एनबीएफसी होती होगी लेकिन ये न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में बच्चों इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आरबीआई ने यहाँ पे प्रपोज करी है एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट अपनी रेगुलेटरी जो उनकी अप्रोच है, जिस तरह से ये रेगुलेट करते हैं इन एनबीएफसी को, इसमें कुछ शिफ्ट जो है वो करेंगे अब हमारी जो एनबीएफसी है उनकी तरफ। ठीक है, अब इनको थोड़ा अलग तरीके से रेगुलेट करेंगे, तो इसीलिए ये बात आ गई है खबर में। अब आप कहेंगे ठीक है खबर सुन ली हमने, अब मैम ये बताइए कि एनबीएफसी होती क्या है? सबसे पहले समझिए, देखिए जो एनबीएफसी होती है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, इसे रजिस्टर करा जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इसको रजिस्टर करा जाता है। और ये आपका किस चीज में एंगेज होती है? ये लोन्स वगैरह देती है, ठीक है, एडवांसेस देती है, या फिर एक्विजिशन करती है आपका शेयर्स का, या आप कह सकते हो स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का भी, डिबेंचर्स का भी, सिक्योरिटीज का भी, और ऐसी कोई भी चीज जो आपका शेयर्स वगैरह जो इशू करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा, या फिर कोई ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटी जो इस तरह की हो, है ना, इसी नेचर की हो, या फिर आपका लीजिंग लीजिंग में भी इन्वॉल्व होती है, आपका हायर परचेज में भी होती है, इंश्योरेंस बिजनेस में भी होती है और चिट बिजनेस में भी होती है। तो ये इस तरीके के ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें यहाँ पे इसका जो है वो एंगेजमेंट देखने को मिलता है। तो ये हो गई एनबीएफसी। अब आप कहेंगे ठीक है हम समझ रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल तो बता दी जाइए, विजय नाइस के मैगजीन में बताया नहीं है। तो एक बहुत ही हमारे आसपास घूमता हुआ एग्जाम्पल है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मोबाइल से लेके दिलाए आपके सपनों के एसी तक, एसी से लेके फ्रिज तक सब दिलाए बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस क्या है? ये एक एनबीएफसी है और ये एग्जाम्पल आपके लिए बढ़िया रहेगा, ये आप सबको पता होगा इसके बारे में। खैर अब बात करेंगे, कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक्स जानिए। ये भी आप कहेंगे ठीक है अब आपने जो है वो परिचय तो करा दिया हमारा एनबीएफसी से, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए तो थोड़ा और मजा आए। देखिए एनबीएफसी के अंदर वो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं आ सकता जिसका बिजनेस जो हो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या आपका कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या वो सेल परचेज करता हो किसी ऐसे गुड्स की जो सिक्योरिटीज के अलावा हो। जैसे हमने देखा सिक्योरिटीज खाली ले सकती हैं, सिक्योरिटीज के अलावा कोई सेल परचेज वाला जो बिजनेस हो वो एनबीएफसी नहीं बन सकता। या कोई बिजनेस मान लीजिए सर्विसेज दे रहा है, या फिर आपका सेल परचेज कर रहा है किसी इमोबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, तो ऐसा कोई भी बिजनेस एनबीएफसी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब एनबीएफसी को आप कैरेक्टराइज करोगे कुछ चीजों में। ठीक है, अब ऐसा है कि इनको कैरेक्टराइज करा जाएगा कुछ चीजों में, जैसे कि तीन तरह का है। एक होती है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटीज इनटू डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, तो लाइबिलिटी वाले सीन के बेसिस पे ये हो गया। दूसरा होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बाय दिस साइज, नॉन deposit taking NBFC by their size into systematically important and other non-deposit holding companies, इसे क्या बोलेंगे? NBFC dash NDSI। ठीक है, या फिर NBFC और डैश ND। और तीसरी जो है, तीसरी तरह की जो होती है वो होती है बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटी, जो भी ये काम कर रही है, ठीक है, जिस भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उस हिसाब से जो है इनको यहाँ पे कैरेक्टराइज करा जाता है। तो तीन आप समझ गए, पर इतना कोई वो नहीं है, खास नहीं है, बस एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकालिए मत, थोड़ा सा रख लीजिए। अब मेन बात करेंगे मेजर कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, मेजर कैटेगरीज समझ लीजिए तो सब कुछ आपका आंसर लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मेजर कैटेगरीज ये है कि जो एनबीएफसी है इनके अंदर आपका असेट फाइनेंस कंपनीज आती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी आती, फिर आपका लोन कंपनीज भी आती, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनीज भी आती, साथ में सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है वो भी आती है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेबिट फंड्स आती, उसके साथ एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI ये भी आती, उसके बाद एनबीएफसी फैक्टर्स
उसके बाद मॉर्गेज गारंटी कंपनीज आ गई, उसके बाद एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी आ गई। ऐसी समझ रहे हैं ना, तो ये सारी की सारी कैटेगरीज है। अब देखिए ये सारी जो कंपनीज हैं उनको लाइसेंस कौन देता है, एनबीएफसी का। ठीक है, अब ठीक है कंपनीज आ गई, लेकिन एनबीएफसी कैसे बनोगे, इसमें एनबीएफसी का लाइसेंस दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। बट ऐसा नहीं है कि लाइसेंस आरबीआई दे रहा है तो यही रेगुलेट करेगा। आरबीआई लाइसेंस जरूर देता है, लेकिन रेगुलेट इसको जो है वो जो भी ये रोल प्ले करती हैं उसके द्वारा जो भी एजेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज इनको रेगुलेट करती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। आपको मैं ओवरव्यू देना चाहूंगी कि कौन रेगुलेट करता है इन एनबीएफसी को। ठीक है, अगर आपके पास एचएनआईएस की मैगजीन सामने रखी है ठीक है, नहीं तो मैंने टेलीग्राम पे अपने फॉरवर्ड कर दी है, चेक कर लीजिए, और नहीं है तो फिर गौर से समझिए, यहाँ से थोड़ा सा इमेजिनेशन बनाने की कोशिश करती हूँ आपकी मैं। देखिए यहाँ पे वो सारी कंपनीज जिनको रजिस्टर करा गया है सेक्शन नंबर 3 जो कि कंपनीज एक्ट 1956 का है, ये तो है ना कंपनीज एक्ट 1956, तो इसके अंदर जो कंपनीज को रजिस्टर किया गया है, अब इनके रेगुलेशन की अगर बात करें तो ये आप 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करो। ठीक है, एक ऐसी एनबीएफसी हो गई जिसे रेगुलेट करा जाता है आरबीआई के द्वारा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख रहा है तो हर चीज, चाहे इनका रेगुलेशन हो, चाहे इनका सुपरविजन हो, चाहे सर्विलांस हो, इन्फोर्समेंट हो, ये सब कुछ जो है वो आरबीआई के अंडर आ जाएगा। अब दूसरी जो आती है वो आती है ऐसी एनबीएफसी जो कि रेगुलेट करते हैं कुछ दूसरे रेगुलेटर्स, अदर रेगुलेटर्स। जैसे कि आपको समझाती हूँ, पहले बताऊंगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का टाइप और फिर बताऊंगी कौन सी अथॉरिटी है जो सुपरवाइज, सर्विलांस या इन्फोर्स करती है। ठीक है, तो पहला आ जाएगा जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसे देख रेख करने वाली है भाई नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर सेकंड आ जाता है जैसे मर्चेंट बैंकिंग हो गई, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी हो गई, या कोई वेंचर कैपिटल फंड कंपनी हो गई, या स्टॉक ब्रोकिंग की बात कर ले, या फिर भाई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई। तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है तो उससे सब कुछ देखेगी सेबी। ठीक है, क्योंकि भाई सेबी का काम ही यही है, इसी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई निधि कंपनीज है या कोई म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज है तो इन सबको एमसीए देखेगा। और चिट फंड कंपनीज है, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, तो फिर चिट फंड कंपनीज हैं तो भाई स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, है ना, डबल वाली बात नहीं, नेगेटिव सेंस में मत ले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज है अगर मान लीजिए तो उसे आईआरडीए देखेंगे, तो ये सब देखेंगे। और तीसरा जो इसके अंदर मैंने बताया था ये वाला पार्ट, इसमें आते हैं नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। अब इसमें क्या है, जो इसका रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्विलांस आता है वो आता है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, और रेगुलेटर इसका कौन है, एमसीए। एमसीए का फुल फॉर्म यहाँ पे भी नहीं बताया था, यहाँ बता देती हूँ, एमसीए का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर है, उसके साथ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी जो है वो भी यहाँ पे रेगुलेट करती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह। इतनी बात समझ में आ गई, कितना चार्ट भी मैंने आपको समझा दिया इसी के अंदर। अब समझते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। भैया सब कुछ ठीक है, इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बात बता दो। तो देखो एनबीएफसी जो है ये काफी अच्छा रोल प्ले करती है हमारे बैंकिंग सेक्टर में। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर ये बिल्कुल ऐसे एरिया में जा चुकी है जहां पे बैंक नहीं है, अनबैंक्ड एरियाज में भी पहुंच के इसने वहां तक भी अपना जो है वो लेंडिंग वगैरह, अपने जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उन्हें पहुंचाया है। और चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, हर जगह के कस्टमर्स को इसने यहाँ पे एक अलग तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी जो है उनके जरूरत के हिसाब से प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसी जगह पे भी दिए गए हैं जहाँ पे इनके द्वारा ऐसी जगह पे भी पैसा दिया गया है जहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत भी थी। तो इतना आप समझ रहे हैं ना कि भैया अगर आपको मोबाइल लेना है तो आप जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऐसे नहीं फाइनेंस कराएंगे, है ना, आपका बजाज फाइनेंस इजिली आपको जो है वो मोबाइल फाइनेंस कर देगा। और दूर दराज के इलाकों में भी अगर कोई मोबाइल की शॉप है तो हो सकता है वहां से भी इनका टाई अप हो जाए। तो ये बात समझ रहे हैं, तो काफी अच्छा इसने फायदा करा है और काफी अच्छी भी रही है। फिर बात करेंगे इसके स्टेटस के बारे में। तो देखिए अभी रिसेंटली बात करें तो एनबीएफसी सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन बजाज फाइनेंस एंड ही टोल्ड मी दैट अच्छा खासा लाइक लास्ट ईयर बजाज फाइनेंस गॉट 700 करोड़ का प्रॉफिट, एज पर हिज वर्ड्स। आप कर सकते हैं गूगल वगैरह, तो काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल बताएं तो पिछले 5 सालों में ही जो साइज है बैलेंस शीट का एनबीएफसी का वो डबल से ज्यादा हो गया है ना, डबल से ज्यादा हो गया है। 20.72 लाख करोड़ 2015 में था, 2015 में, और उसके बाद अभी 49.22 लाख करोड़ हो गया है 2020 में। अब समझ रहे हो, समझ रहे हैं ना, अब कितना गजब हो गया है, मतलब कितना अच्छा खासा हो गया। और यहाँ पे and as of now there are close to 9,560 NBFCs in India। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे क्यों
आखिरकार वाई देर इज अ नीड फॉर चेंज इन रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। तो अभी जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि रेगुलेशन आरबीआई चेंज कर रहा है, तो क्यों, क्या जरूरत है आखिरकार एनबीएफसी के इसके जो रेगुलेशन है इसको चेंज करने की। तो देखिए वजह ये है कि जिस तरह से, जिस स्पीड से एनबीएफसी बढ़ी है, इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस पैदा हो गए। एनबीएफसी के मैनेजमेंट के अंदर भी काफी चैलेंजेस पैदा हो गए हैं, और आपका दूसरे कुछ जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी अगर देखें तो चैलेंजेस पैदा हो गए। कुछ आपको बताना चाहूंगी, कुछ इमीडिएट चैलेंजेस के बारे में बताना चाहूंगी जो कि दिखाते हैं कि हाँ इस समय हमें बहुत जरूरत है ऐसे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की। जैसे कि पहला है थ्रेट टू सिस्टमिक रिस्क। देखिए फाइनेंशियल इश्यूज जो कि फेस करे गए थे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, याद है अभी जो है कुछ साल पहले बड़ी न्यूज में रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज शॉर्ट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, ILNFS, काफी ज्यादा थी, उसको बचाने के लिए काफी एफर्ट उठाए गए थे। तो ये जो फाइनेंशियल इश्यूज ने फेस करे थे, साथ ही साथ दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, DHFL, काफी फेमस है ना, इन्होंने भी जो फाइनेंशियल इश्यूज फेस करे थे, इसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है कि भाई ये दिक्कत है, आपका सिस्टमैटिक रिस्क है, ये सिस्टमिक रिस्क है जो कि एनबीएफसी का सेक्टर फेस कर रहा है, पूरे ही फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रिस्क पैदा करने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे ऐसे फेल होगी तो कहीं ना कहीं वो पूरे बैंकिंग सेक्टर को हर्ट करके चली जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो क्राइसिस फेस करी थी ILNFS ने, ILNFS का फुल फॉर्म क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसने जो दिक्कत फेस करी थी, ये आप कह सकते हो कि भाई ये दिक्कत आप कह सकते हो कि भाई ये मेनली जो है वो एट्रीब्यूटेड थी असेट लायबिलिटी मिसमैच, असेट और लायबिलिटी के मिसमैच से ही मेनली निकल के आई थी। क्यों? क्योंकि भाई शॉर्ट टर्म बोरिंग होती थी, उसके साथ भाई अलोंग साइड इन्वेस्टमेंट होता था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। अभी आपको समझाती हूँ, जिसका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताती हूँ कि भाई हुआ क्या यहाँ पे, कि आपने कहा ठीक है पैसा हमको चाहिए, तो आप है ये इस तरह के इंसान है, और आपने यहाँ पे लिया 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए लिया, छोटे लेवल पे बता रहे, ज्यादा पैसा न लीजिए नहीं तो दिमाग खराब हो जाएंगे। 10,000 रुपए लिया आपने, और ये 10,000 रुपए आपने कहा भाई दे दे मुझे, मैं तुम्हें 1 साल में लौटा दूंगा। सामने वाले ने कहा अरे ले लो यार ब्रो, तुम मेरे ब्रो डूड। उसने ले लिया। अब उसके बाद इन्होंने कहा अरे मैं तो पैसा छापूंगा इससे, नहीं तो ये बड़ा आया, रुको अभी बताता हूँ। इन्होंने उठा के उस पैसे को लगा दिया जहाँ पे वो 5 साल के लिए वहां पे लगा दिया। इन्होंने कहा 5 साल में पैसा ट्रिपल, 3,000 10,000 लगाए 30,000 कमा लूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कमा लिया। लेकिन 1 साल के बाद जब इसको पैसा देने की बारी आई, तब हम ये तो हो गए कंगालियां, समझ रहे हैं ना, तो इनके पास तो पैसा नहीं है, तो इसलिए नहीं था कि ये दिवालिया हो गई, यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट है लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स में है जो लॉन्ग टर्म इनको जो है वो फायदा देंगे। तो अभी के लिए ये हो जाता है कि क्राइसिस फेस करने लगती है, इनके पास पैसा खत्म हो जाता है। तो ये एक दिक्कत थी। दूसरी बात, जो क्राइसिस फेस करी थी किसी ILNFS ने, इसने बहुत सारी और एनबीएफसीज की जो क्रेडिबिलिटी थी उसे कम कर दिया। ठीक है, ये वाली बात है, परिवार है यहाँ पे, सब यंग यंग लौंडे टहल रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक लड़का जो है, इसने जाके जो है वो कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे भाई पूरे परिवार के हर लड़के पे बात आ गई, समझ रहे ना। तो यही यहाँ पे बात है, एक एनबीएफसी ने ऐसी बात की कि नाक कटने, क्रेडिबिलिटी ऐसे समझ लो कि नाक कटवा दी, तो बाकी सब पे भरोसा थोड़ा सा हिल गया। अब इसके साथ जो DHFL है, मतलब आपका दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने भी काफी ऐसे इल्जाम झेले कि इनके जो प्रमोटर्स हैं ये इस स्कैम वगैरह करते हैं, और इन्होंने स्कैम करा है टू साइफन ऑफ मनी। अब ये सारे बातें सुन के जो शेयर थे उस समय DHFL के, वो भैया जानते हैं भाई गिर गए, और अभी इन्हें देखना पड़ रहा है कि इन्हें पे करने करीब 900 करोड़ रुपए का जो कर्जा है इनके ऊपर आ गया है, 900 करोड़, समझ रहे हैं। अरे भैया क्या बात है। खैर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैलेंज समझते हैं जो हमें जरूरत बताता है कि अभी तुरंत हमें रिफॉर्म लाने चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट है अलाउइंग लार्ज एनबीएफसीज टू सीमलेसली बिकम बैंक्स। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि आरबीआई की जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने लाइसेंसिंग की जो नॉर्म है, लाइसेंस लेने की जो नॉर्म है, उन्हें यहाँ पे और रिवाइज करा है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इसके अंदर लाइसेंसिंग नॉर्म जो है और रिवाइज करे गए हैं आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप के द्वारा। अब इसमें क्या है, हालांकि देखिए जो सिंस की एनबीएफसी आर टू पोटेंशियली बिकम बैंक्स, there is a need to bring consistency in regulation of banks and NBFC so that
ट्रांजिशन ऑफ एनबीएफसी टू बैंक्स इज सीमलेस। अब यहाँ पे ये बात आ गई है ना भाई, इसके हिसाब से बात क्या है कि जो अच्छी जानी मानी एनबीएफसीज हैं ये इतनी पोटेंशियल है कि अब ये बैंक्स बन जाएं। तो भाई जरूरत यहाँ पे ये है कि एक कंसिस्टेंसी हो बैंक्स के बीच में और एनबीएफसीज के बीच में, सो दैट जब एनबीएफसी जो है वो बैंक बने तो आराम से कॉन्टिन्यूअसली काम करती रहे बिना किसी दिक्कत के, समझ रहे ना। और इसके लिए क्या होगा भाई, फॉर एग्जाम्पल बताऊं, अगर एक बड़ी एनबीएफसी, एक बहुत लार्ज एनबीएफसी जो है उसके पास कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो उतना ही है जितना एक बैंक का होता है, ठीक है, तो ये काफी आसान होगा इसके लिए कि बैंक बन जाए एज कंपेयर टू दैट एनबीएफसी विच हैज लोअर कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो। थोड़ा सा बता दूं, जो विजन आई इसमें नहीं दिया है कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो क्या होता है। देखिए कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो जो है इसे आप कह सकते हो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो भी कह सकते हो। ये एक ऐसा रेशियो होता है, ठीक है, जो कि बैंक की कैपिटल और उसके रिस्क का होता है, ठीक है। तो मतलब अगर मान लीजिए कि खतरा है इनको 5 रुपए का और इनके पास 15 रुपए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इज्जत बची रहेगी, 5 रुपए दे भी देंगे, 10 रुपए प्रॉफिट में। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है अगर किसी भी बैंक को जो है वो जीतना है किसी का भरोसा तो। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है इमरजेंस ऑफ फिनटेक सेक्टर। फिनटेक सेक्टर का जो इमरजेंस है, देखिए फिनटेक का क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर, फिनटेक को बोलते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो ये जो बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से भी जो बैंकिंग सेक्टर है यहाँ पे ये चेंज हो रहा है ना। बैंकिंग सेक्टर ऑपरेट्स बाय क्रिएटिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच डू नॉट फिट इन द ट्रेडिशनल डेफिनेशन। अब इससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऐसी नई नई चीजें आ रही हैं, एक नई नई सर्विसेज आ रही हैं, ऐसी मॉडर्न सर्विसेज आ रही हैं, इनोवेटिव सर्विसेज आ रही हैं जो कि पुरानी जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थे उसमें फिट ही नहीं हो रही है। तो ये दिक्कत है, तो इसके लिए रिफॉर्म्स की काफी जरूरत है एनबीएफसीज के अंदर, जिससे क्या हो कि सक्सेस और एनर्जी सिनर्जी जो है सीमलेस ऑपरेशन हो, मतलब एक साथ दोनों प्यार से आगे तक चले और साथ ही साथ इंटरेक्शन करे बैंक के साथ में और एनबीएफसीज और न्यूली इमर्जेंट जो कि आपका फिनटेक है, फिनटेक के साथ भी बड़े आसानी से चले। तो वही वाली बात है, अगर तुम्हारे बहुत पुराने ख्याल हैं तो जरा जवानों के साथ कैसे रहोगे बरखुरदार, एक काम करो जवानों के साथ ये वाले ख्याल अपने दिमाग में लेकर आओ और फिर उसके बाद हाथ में हाथ डाल के घूमो। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। क्या इतना आपको समझ में आया हो? अब देखिए क्या आखिरकार कौन कौन से चेंजेस हैं जो आरबीआई ने प्रपोज करे हैं, ठीक है, आरबीआई ने क्या है क्या क्या कहा है कि हाँ देखो हम ये चीजों में बदलाव लेकर आएंगे। देखो ब्रॉडली बताऊं तो आरबीआई ने यहाँ पे प्रपोज करा है कि वो जो जनरल अप्रोच है, जनरल अप्रोच ऑफ लाइट टच रेगुलेशन से यहाँ पे जो है मूव करेगी टू वन दैट मॉनिटर्स लार्जर प्लेयर्स ऑलमोस्ट एज क्लोजली एज इट डज बैंक। अब देखो पहले हल्का फुल्का देखती थी एनबीएफसी को, ये जो भी काम कर रही है चलो ठीक है, अच्छा कैसे कर रही है क्या कर रही है, ठीक है, अब वो उस तरह से देखेगी कि जैसे कि एक बैंक को ये रेगुलेट करती है, बैंक्स को ध्यान रखती है एकदम बारीकी चप्पा चप्पा, समझे। जैसे कि पहला समझिए, पहला क्रिएशन ऑफ 4 लेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या है, 4 लेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, देखिए इसमें एक क्या करेंगे, 4 लेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि इसमें आपका बेस लेयर होगी, ठीक है, एक बेस लेयर होगी सबसे नीचे, इसमें आपका उसके बाद एक मिडिल लेयर होगी, उसके बाद एक अपर लेयर होगी और उसके बाद एक टॉप लेयर होगी, ठीक है। तो हर लेयर से होके गुजर रहा है और डिग्री जो रेगुलेशन की होगी मतलब हर जगह पे रेगुलेट करा जाएगा एक बार, समझ रहे हैं। तो जो डिग्री होगी रेगुलेशन की हर एक सेक्टर में ये प्रोपोर्शनल होगी टू दैट ऑफ परसेप्शन रिस्क इन दैट सेक्टर, ठीक है, मतलब जिस तरह से मतलब देखेंगे समझेंगे उस तरीके से यहाँ पे इसको रेगुलेट करेंगे, देख के कि भैया किस सेक्टर में देख रहे हैं, किसी भी सेक्टर में अगर देख रहे हैं तो देखेंगे पहले इस सेक्टर में रिस्क कितना है, ठीक है, उस रिस्क के हिसाब से इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा। तो ये समझ गए ना। तो टेट्रा पैक हो गया 6 लेयर वाला, तो यहाँ पे 4 लेयर है, 4 लेयर से होके गुजरेंगी चीज। दूसरा इन्होंने कहा है कि क्लासिफिकेशन चेंज फॉर एनपीएस, ठीक है, एनपीएस की क्लासिफिकेशन चेंज की जाएगी। इट हैज आल्सो प्रपोज क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए के हमारे यहाँ दिक्कत है ये नॉन परफॉर्मिंग असेट की दिक्कत बहुत ज्यादा है हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो जो इसने प्रपोज किया है ये क्लासिफिकेशन है नॉन परफॉर्मिंग असेट की, बेस लेयर के जो है एनबीएफसी का उसके अंदर वो 180 डेज से अब 90 डेज कर दिया जाएगा, ठीक है, कि अगर 90 दिनों तक कोई पैसा नहीं देता है तो उसको एनबीएफसी के सॉरी नॉन परफॉर्मिंग असेट के अंदर उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। नॉन परफॉर्मिंग जानने क्या कि भैया किसी बैंक ने किसी को लोन दिया और उसके लोन जो है वो लौटाया नहीं उसने, तो ये एनबीएस के अंदर एनपीएस के अंदर आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट के अंदर आ जाता है। समझ गए ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो लेयर इस तरीके से मान लीजिए, कुछ इस तरीके से पिरामिड टाइप का मान लीजिए, एक लेयर यहाँ पे बेस लेयर रहेगी, उसके बाद आपकी मिडिल लेयर रहेगी, फिर आपकी अपर लेयर रहेगी और आखिरी में ये हमारी टॉप लेयर बन जाएगी, समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ते हैं, जानते हैं व्हाट वुड बी द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। जो इम्पैक्ट पड़ेगा इन सारे चेंजेस को करने का, वो होगा बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एनबीएफसी एंड पोटेंशियल सिस्टमिक रिस्क। तो क्या होगा यहाँ पे, जो फ्लेक्सिबिलिटी है एनबीएफसी की उसमें, और साथ ही साथ जो भी वहां इनका जो सिस्टमिक रिस्क है उसके बीच में यहाँ पे बैलेंस बना रहेगा। देखिए मैंने आपको बताया ये 4 लेयर वाली जो अप्रोच है, ठीक है, ये जो 4 लेयर वाली अप्रोच है इससे क्या होगा कि लार्जली ये जो है वो डिपेंड करती है कि लेजी फेयर पे, लेजी फेयर अप्रोच पे। लेजी फेयर का मतलब क्या होता है, देखिए लेजी फेयर की स्पेलिंग ये होती है LAISSEZ, कई जरा आपने देखा होगा ये FAIRE। तो ये अप्रोच क्या होती है, ये ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें प्राइवेट बिजनेस जो है उनको अलाउ करा जाता है कि वो डेवलप हो जाए और बिना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल के डेवलप करें। तो समझे, तो इसमें लेजी फेयर अप्रोच पे ज्यादा है छोटे छोटे एनबीएफसीज के लिए ये। और इसमें से कुछ ऐसा है कि भाई देखो, प्लगिंग some of the arbitrages available to mid-size NBFC vis-a-vis बैंक, एंड साथ ही साथ टफर बैंक लाइक कैपिटलाइजेशन इसके अंदर जो है इम्पोज करा जाएगा। गवर्नेंस और मॉनिटरिंग नॉर्म जो है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसके अंदर, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उन्हें ध्यान रखा जाएगा। और जो सारे के सारे सिस्टमिक रिस्क जो है पोज करते हैं उनका है, तो उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा, समझा जाएगा, है ना। अपने ऑपरेशंस की वजह से अगर उनके अंदर कोई भी सिस्टमिक रिस्क आता है तो उस पर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये बैलेंस इससे बन के चलेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट ये फायदा होगा कि इम्प्रूव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द एनबीएफसी सेक्टर। अब इससे फायदा ये होगा कि जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है हमारे एनबीएफसी सेक्टर पे काफी बढ़ेगा। देखो अगर आरबीआई इनको अच्छे से रेगुलेट करेगी और साथ ही साथ जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं अगर वो पहले ही पता चल जाए, ऐसे पहले क्या 180 दिनों के बाद पता चल रहा है, लो भैया 6 महीना हो गया, पता नहीं बंदा कहाँ भाग गया, कहाँ रह गया, लेकिन पहले ही अगर पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये इंसान जो है वो पैसा लेने की भागने के जुगाड़ में है, तो क्या होगा, ये हमारा जो है हम अच्छे से रेगुलेट करेंगे और एनबीएफसी की जो मार्केट है उस पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा, उनके शेयर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, ज्यादातर डिपॉजिटर उनके पास आएंगे पैसे जमा करने के लिए, ठीक है ना। तो अच्छी क्रेडिट रेटिंग इनकी हो जाएगी, ये समझिए। और तीसरा फायदा ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी इस सेक्टर में काफी बढ़ेगी। देखिए जो प्राइमरी इशू है, जो मेन दिक्कत है एनबीएफसी सेक्टर में, वो है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम है, पारदर्शिता कम है, और इसी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क आते हैं पूरे ही जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम है इसमें। इसलिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगी एनबीएफसी, क्योंकि भाई इसको अच्छे से रेगुलेट करा जाएगा, तो इससे लगातार अच्छे से काम करेगा, एक बिना रुके एक अच्छा इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा, कॉन्टिन्यूसली इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा कॉन्टिन्यूस, और इससे ट्रांसपेरेंसी और रिस्क असेसमेंट पूरे ही फाइनेंशियल सेक्टर का अच्छा होगा। ठीक है, वही वाली बात है, परिवार का एक इंसान आईएएस बन जाए तो बस पूरे परिवार से लोग रिश्ता निकालने आ जाते हैं। बस आखिरी में कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो भाई बैंकिंग सेक्टर को खुद का यहाँ भाई पिछले 2 सालों में हमने यहाँ पे देखा है कि बैंकिंग सेक्टर ने बहुत झेला है, ठीक है, बहुत सफर किया है। जैसे कि आपका पीएमसी बैंक हो गया, आपका यस बैंक हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, सब कुछ बहुत झेले हैं। यस बैंक तो बिल्कुल क्या ही बताएं क्या हालत हो गई थी। तो इससे हमें लगता है कि भाई जो पूरा मैकेनिज्म एनबीएफसी का है, बैंक का है, काफी क्रिटिकल होता है कि भाई यहाँ पे कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि मान लो ये बैंक में उठती हुई खबर आई कि हाँ एक फला फला बैंक है जो कि यहाँ पे दिवालिया होने वाला है, तो क्या होगा कि यहाँ से सारे लोग आएंगे और अपना पैसा निकालने लग जाएंगे, और इससे क्या होगा, इतनी तेज वो पैसा दे भी नहीं पाएगा, फिर उनका पैसा भी रुक जाएगा, अपना पैसा निकालने में वो लिमिट लगा देंगे, और इससे क्या होगा, बैंक और इंस्टॉलमेंट हो जाता है। समझे, बैंक का काम क्या है कि डिपॉजिट करता है, इधर लूनिंग करता है। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि नहीं लोगों को लग गई तो बैंक भागने वाला है, अरे बैंक जो है डूबने वाला है, सारा पैसा लोग निकालने लग जाए, तो भैया जो जहां दिया है वहां से मिल नहीं रहा है, और जो है अपने पास वो अगर दे दिया तो दिवालिया तो पहले ही हो जाएगा। ऐसे ना हो रहा हो, लेकिन ऐसे जरूर हो जाएगा। तो अगर एनबीएफसी को हम अच्छे से रेगुलेट करेंगे तो यहाँ पे इससे क्या होगा, वो सारी एक्टिविटीज जो बैंक नहीं करते हैं वो सब और अच्छे से बढ़ेंगी, और अच्छे से हमारी इकोनॉमी की रिकवरी होगी जो हमने इतना सारा झेल लिया है इस वजह से। समझे, तो ये टॉपिक आई होप आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आती है बात नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक कहता है डिजिटल लेंडिंग। ये क्या है समझिए, न्यूज में क्यों है समझिए। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक वर्किंग ग्रुप बनाया है डिजिटल लेंडिंग को लेके, ठीक है, एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है जो कि डिजिटल लेंडिंग पे होगा, वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग। अब जानते हैं न्यूज के बारे में कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो ऑनलाइन
लेंडिंग प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर हो गए, मोबाइल लेंडिंग एप्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और इसकी वजह से कुछ सीरियस कंसर्न भी देखने को मिलते हैं जो दिखाते हैं भाई देखो कुछ आगे इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। अब आपने देखा होगा कुछ ऐसी एप्स हैं, जैसे मैं थोड़ा बहुत नाम जानती हूँ, नवी हो गई, आपकी मोबी क्विक की मोबी विक ऐसी लगी कोई ऐप है वो हो गई, आपका एमआई क्रेडिट भी देता है। तो ये सब ऐसी एप्स हो गई हैं जिनसे आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आधार दो, पैन दो और लोन ले लो। हालांकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि अगर आपने 50,000 लिया तो आपको 30,000 रुपए तो ऐसे देने पड़ जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे आपको पैसा मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी है, कुछ कुछ तो 2-2 हजार मनी टैप ये वो 1-1 हजार रुपए तक बांट रही है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इससे क्या है, ये कुछ जनरल जनता को तो मिल रहा है लेकिन कंसर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्या है, इसी के लिए यहाँ पे वर्किंग ग्रुप को बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि हर तरीके से पढ़े कि आखिरकार जो ये डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, है ना, ये भैया ये इन द रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज बाय द अनरेगुलेटेड प्लेयर्स। अब भाई मसला क्या है कि क्या पैसा कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं ये अनरेगुलेटेड प्लेयर्स, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन दिए दे रहे हैं, क्या रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, बस लोगों को जरूरत है लोग लिए ले रहे हैं, तो क्या चल क्या रहा है इस बारे में समझने के लिए आरबीआई ने इस ग्रुप को बनाया है। अब जो वर्किंग ग्रुप है ये देखेगा जानेगा समझेगा इवैल्यूएट करेगा ये डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज को, और यहाँ पे जो है इसमें जाएगा समझेगा स्टैंडर्ड्स वगैरह, क्या आखिरकार जो भी आउटसोर्स डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज हो रही हैं आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज में, तो कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब जानेगा भी। अब देखिए ना कुछ भी डालिए तो अब तो फेसबुक वगैरह पे भी ऐसे आते रहते हैं एड्स वगैरह, साथ साथ उसमें भी देखिए कितने लोगों ने पेंडेमिक के टाइम पे कितना कुछ लिया, तो ये सब क्या है अपने आप ही से दे रहे हैं, क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं, तो भाई है एक तरीके से है तो भाई बाद में जनता को दिक्कत ना, तो ऐसे कैसे नहीं देखेगा आरबीआई, इसीलिए आरबीआई देखेगा। उसके साथ ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पे देखिएगा क्या रिस्क है, क्या रिस्क है, ये जो अनरेगुलेटेड जो डिजिटल लेंडिंग है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या रिस्क है। भैया दे तो दिया इन्होंने पैसा जनता को, लेकिन हमारे यहाँ हमारे देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या रिस्क ये पैदा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए क्या पैदा कर सकते हैं रिस्क, या फिर कंज्यूमर्स जिनको लोन दे रहे हैं उनके लिए क्या रिस्क पैदा कर सकते हैं। और उसके साथ ये ग्रुप रिकमेंड करेगा कुछ रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी मेजर्स की किस तरीके से आप इस अच्छे तरीके से कर सकते हो, या फेयर प्रैक्टिसेस कोड दे सकता है डिजिटल लैंडिंग प्लेयर्स के लिए, समझे। अब देखिए यहाँ पे आरबीआई ने पहले ये बात क्लियर कर दी है कि लेजिटिमेट पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटीज ये सिर्फ बैंक करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज करें मतलब एनबीएफसीज करें, या ऐसे लोग करें जो कि रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ में। ठीक है, मतलब समझिए ऐसे लोग नहीं, मतलब एनबीएफसी जो कि रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ में, या फिर दूसरी एंटिटीज जिन्हें रेगुलेट करे, या तो स्टेट गवर्नमेंट आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर, ठीक है, कि भैया यहाँ पे जैसे मनी लेंडिंग एक्ट हो गया स्टेट का, तो उसके अंदर अगर कोई उसी प्रोविजन के अंदर ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है रेगुलेट कर रही है ऐसी, तो मतलब ऐसी कोई ऑथेंटिक जो एंटिटी है वही सिर्फ यहाँ पे ऐसा फाइनेंशियल वाला हिसाब किताब, ये जो पब्लिक लेंडिंग है जो लोन वगैरह देती है पब्लिक को, ये सिर्फ ऐसे ही लोग करें, ऐसा ना करें कि उठा के कोई भी मुंह उठा के करने लग जाए लेंडिंग। उसके साथ आरबीआई ने कहा कि उन्होंने कहा कि जो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो भी यूज करे जाते हैं बैंक के बिहाफ पे एनबीएफसी के बिहाफ पे, वो सब अपना नाम वगैरह डिस्क्लोज करें, टू डिस्क्लोज नेम ऑफ द बैंक और एनबीएफसी अपफ्रंट टू द कस्टमर। ठीक, कस्टमर को सब सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो भी ये यूज कर रहे हैं, जो भी ऐसे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो सब कुछ यहाँ पे अपने आप को दिखाएं। अब देखिए यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस बताएंगे पहले आपको, हम एक चार्ट बना हुआ है डिजिटल लेंडिंग का। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर देखता है कि किस तरह का लोन उसको चाहिए, ठीक है, उसके बाद कुछ मिनट के भीतर ही वो ऐप वगैरह एप्लीकेशन वगैरह प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है, और उससे कम डॉक्यूमेंट में क्या होता है उसका अप्रूवल हो जाता है, लोन कुछ मिनट में अप्रूव हो जाता है और कस्टमर के जो मोबाइल वॉलेट है उस पर अंदर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद लोन जो है रीपे भी हो जाता है, एक बटन से देखा कि फोर क्लोज करना है, लोग फोर क्लोज हो गया, ऑफर वगैरह भी मिलता है इसके ऊपर, साथ ही साथ 24/7 हेल्प भी मिलती है, तो भैया चैट वगैरह कॉल सेंटर वगैरह कस्टमर बिल्कुल दौड़ता है। ये मैं आपको बताऊं, वन ऑफ माय फ्रेंड who was I think who needed some financial help and she applied like ऐसी ट्राई करने के लिए एक ऐप थी, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, उस ऐप पे उसने अप्लाई करा एंड उसका जो है वो कुछ पैसा सैंक्शन होके आ गया उसके वॉलेट में आ गया। चलो शी वाज आल्सो हैप्पी बिकॉज उसको कुछ काम वाम था। अब वॉलेट से जब उसने एक वो आया कि भाई देखो वॉलेट में ट्रांसफर जब हम करेंगे तो भी हम कुछ प्रोसेसिंग फीस आपसे लेंगे, है ना, तो अमाउंट कुछ था 55,000 का।
जो ट्रांसफर हुआ उसके वॉलेट में वो हुआ कुछ आई थिंक 52,000 समथिंग, शी टोल्ड मी एज पर हर वर्ड। तो 3,000 रुपए तो उन्होंने ऐसे ही काट दिए। अब उसके बाद बात क्या हुई कि जो वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, इस वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए भी 4% लग रहा था। तो इस अमाउंट पे भी उसने 4% दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सुनेंगे तो आप हालत खराब हो जाएगी, 30%। समझ रहे हैं? बट शी वॉज इन नीड तो शी टुक दी अमाउंट। हालांकि फिर उसने बाद में जल्द से जल्द जमा करा। उनकी पॉलिसी थी कि भाई 3 इंस्टॉलमेंट कम से कम देनी पड़ेगी, और 3 इंस्टॉलमेंट में इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये सब कुछ कहीं कहीं पे देखिए अच्छा होता होगा, कहीं कहीं पे तो बड़ा ही ज्यादा दिक्कत हो जाता है। खैर, अब कुछ बातें जान लेते हैं। चलिए डिजिटल लेंडिंग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए डिजिटल लेंडिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, मतलब लोन ऑफर्स दिए जाते हैं दैट आर अप्लाइड फॉर डिसबर्स एंड मैनेज थ्रू डिजिटल चैनल्स। मतलब ऐसे लोन्स वगैरह, ऐसे लोन ऑफर वगैरह, ऐसा लोन पैसा वगैरह जो डिजिटली आपको मिल जाए, डिजिटल चैनल जो है उसको मैनेज करें। जैसे कि होता क्या है, मोबाइल वगैरह आपने निकाला, सब कुछ आपने डिजिटली करा है। समझिए, आपको समझाती हूँ। मोबाइल आपने निकाला, अब उसमें क्या हुआ, आपसे कहा गया कि अपना नाम लिखिए, तो आपने नाम लिखा, अपना पता लिखिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है कि नहीं है वो लिखिए। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन डाली उन्होंने, आपकी सैलरी कितनी है ये लिखिए। आगे बढ़ाया गया, फिर आपसे कहा गया कि भैया आधार डेटा बताइए, आधार नंबर बताइए, आपने आधार नंबर अपना बता दिया। उसके बाद आपसे कहा गया अपना पैन नंबर बताइए, आपने अपना पैन नंबर बता दिया। उन्होंने परमिशन के साथ, ओटीपी के साथ आपका क्रेडिट स्कोर चेक कर लिया, उसके बाद आपको अप्रूव कर दिया कुछ अमाउंट। अमाउंट अप्रूव करने के बाद आपसे कहा कि चलिए आप एक काम करिए, आप ई मैंडेट साइन कर दीजिए, नाच नैच जिसे बोलते हैं, नैच। पहले क्या होता था कि आप अगर आपने कभी कुछ फाइनेंस कराया है तो पन्नों पे उसको फाइन करवाते थे, एक एक पन्नों पे न जाने कितने पन्ने। अब इन्होंने कहा ऑनलाइन आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या तो आप किसी भी तरह यहाँ से डेबिट कार्ड के थ्रू अपना नाच साइन कर दीजिए। आपने नाच साइन कर दिया, और जहां आपने नाच साइन करा आपके अकाउंट में आगे आगे पैसा। तो ये सारा काम हो रहा है डिजिटली, इसमें कोई मैनुअल, किसी कोई कमीशन कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ये आता है पूरा ऐसा प्रोसेस, इसमें डिजिटली सारा काम हो। दूसरा क्या, कि डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है और बढ़ रहा है, इवॉल्विंग है। पूरे वर्ल्ड में जो डिजिटल लैंडिंग मॉडल्स हैं वो, इन्हें कैरेक्टराइज करा गया है अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक है, अभी हम डिजिटल लैंडिंग मॉडल्स के बारे में आपको बताएंगे, पहले सारे पॉइंट डिस्कस कर ले। तो काफी सारे जो है वो डिस्टिंग डिस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर जैसा है, अलग अलग मार्केट के हिसाब से मॉडल्स बनाए गए हैं, और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट या कस्टमर की जरूरत के हिसाब से ये सारे मॉडल्स को बनाया गया है। इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया की जो सरकार है उसने ऑलरेडी बनाया है एक स्टैक ऑफ पब्लिक डिजिटल आइडेंटिटी, पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इसमें है किस तरह से आप जो है जो आपका डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड है। साथ में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसे हम लोग AEPS बोलते हैं, और हाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। भाई इतना, भाई आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया है अब, साथ में इतना जो स्मार्टफोन इतना हमारे यहाँ आ गए हैं, और साथ ही साथ फोकस हम लोग क्या डिजिटल प्रोग्राम पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी वजह है कि हम यहाँ पे इसकी तरफ और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। समझे? अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया था ना डिजिटल लैंडिंग मॉडल्स के बारे में, तो कुछ डिजिटल लैंडिंग मॉडल समझते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन लेंडर, ऑनलाइन लेंडर क्या होते हैं कि यहाँ पे एंड टू एंड डिजिटल लैंडिंग प्रोडक्ट्स देते हैं, है ना, वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू पैसा वगैरह मिलते हैं। फिर P2P लेंडर होते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं प्रोविजन डिजिटल क्रेडिट की बिटवीन मेनी बोरोवर्स एंड लेंडर्स। टिपिकली यहाँ पे आप कहते हैं कि सेंट्रल रोल ये निभाते हैं इसका, आपका इन सारी पार्टीज में जो है जो भी आप कह सकते हो रिलेशनशिप बनाने में। ठीक है, फिर आपके आते हैं ई कॉमर्स एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स। देखिए डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे क्रेडिट जो है वो इज नॉट देयर कोर बिजनेस। क्रेडिट देना मतलब लोन देना इनका मेन बिजनेस नहीं होता है, बट इनमें कुछ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लिवरेज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड होता है, काफी अच्छा इनके पास कंज्यूमर डेटा होता है, कस्टमर डेटा होता है, और इसमें क्या करते हैं ऑफर करते हैं क्रेडिट प्रोडक्ट्स को सारे कंज्यूमर बेस को जो इनके पास डेटा वगैरह होता है। उसके बाद मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म आते हैं। इसमें क्या है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपके ओरिजिनेट होते हैं या मैच करते हैं एक बोरोवर से विद मेनी लेंडर्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक ओरिजिनेशन के लिए ओरिजिनेशन फीस भी लगती है, और लेंडर और बोरोवर जो है इसके अंदर एक बायलेटर एग्रीमेंट में आ जाते हैं। फिर सप्लाई चेन लेंडर होते हैं, मनी मोबाइल मनी लेंडर होते हैं, उसके साथ टेक इनेबल लेंडर होते हैं। टेक इनेबल लेंडर बता देती हूँ, है ना, मतलब पहले क्या था कि ये सारे जो फाइनेंशियल वाला हिसाब किताब था, जो भी FSP मतलब
फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। जो पहले वाले फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हुआ करते थे, जिनके पास जो है डिजिटाइज पार्ट था लेंडिंग प्रोसेस का, या तो फिर इन हाउस या फिर पार्टनरशिप के थ्रू, तो ये टेक इनेबल्ड लेंडर आ गए। तो समझे, तो ये सब कुछ है, इतना कुछ वो नहीं था, इतना चिल रही है उसके लिए। अब यहाँ पे मेन जानेंगे कि किस तरीके से डिजिटल लेंडिंग जो है वो हमारे फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर यहाँ पे जो है इम्पैक्ट डाल रही है, क्योंकि इसी वजह से तो हम इसकी तरफ नजर घुमाए हैं ना। पहले समझिएगा क्या है एफिशिएंसी एंड रीच। देखिए डिजिटल लेंडिंग जो है, ये यहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, ये कहाँ अच्छे प्रोडक्ट देने लगे हैं और ज्यादा जो है अनडिजर्व क्लाइंट को दे रहे हैं, फास्टर, फेयर, एफिशिएंट और इंक्लूसिव मैनर में। अब कोई कहीं पे भी बैठा, उसने एप्लीकेशन डाउनलोड करी, उसको फटाफट से 3 मिनट के अंदर लोन मिल गया, लो भाई वो नाचने लगा। समझ गए। दूसरी बात ये है कि भाई इम्पैक्ट दूसरा डाले इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए कॉस्ट एफिशिएंसी जो है, जो कि फिनटेक मॉडल से हम पा रहे हैं, इससे काफी ज्यादा इनोवेशन आ रहा है हमारे यहाँ, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या कोई भी हमारे मार्केट में इनोवेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये अलग अलग तरीके का स्पेशलाइज्ड बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, और ये बहुत बड़े लेवल पे मार्केट को यहाँ पे टारगेट भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं, तो मतलब नॉन ट्रेडिशनल प्लेयर जो पुराने नहीं है, अभी नए नए लोग इसके अंदर एंट्री करते चले जा रहे हैं। तीसरा बात क्या है इसके अंदर, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। देखिए जितना भी यहाँ पे क्रेडिट मॉडल्स बढ़ रहे हैं डेटा लेके फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल डेटा सोर्सेस, इससे क्या हो रहा है कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पे बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इकोसिस्टम ऑफ ग्रोथ एंड पार्टनरशिप। अब देखिए सपोर्टिव और जो कोलैबोरेटिव रेगुलेटर्स हैं, इसकी वजह से क्या होगा, और आगे ग्रोथ हो रही है इन फिनटेक इकोसिस्टम की। समझ रहे हैं, और इससे टारगेटिंग एंड आपका जो है कन्वर्जेंस ऑफ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, एसटीपी ऑनलाइन मॉडल जो है, साथ ही साथ कंज्यूमर्स की, जिससे यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन और मोबाइल पेनिट्रेशन और ज्यादा जो है वो जो है बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जानेंगे कि क्या आखिरकार ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम फेस करता है, कि भैया लेंडिंग तो कर दी, लेकिन क्या दिक्कतें फेस करता है ये समझते हैं। तो पहला तो अनऑथराइज्ड डिजिटल लेंडर्स। अब यहाँ पे केसेस ऐसे आए हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्मॉल स्मॉल बिजनेस के लिए जो फंस जाते हैं इतने सारे जो अनऑथराइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल ऐप है, समझ नहीं आता, अपना डेटा वगैरह दे देते हैं, उसके बाद वो लोग कर देते हैं दिक्कत। जैसे अक्सर क्या होता क्या है कि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें दिखाते हैं आपको लोन दे रहे हैं 20,000 रुपए का भी, कुछ लोग उसमें भी फंस जाएंगे, अपना सब कुछ जो है डेटा वगैरह डालेंगे, उसके लिख कर आएगा आप जरा 250 रुपए दीजिए, आप जगह 400 रुपए दीजिए, तो आपको जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब उन लोगों ने 250 रुपए दे दिया, ये जितना भी अमाउंट उतना पैसा दे दिया, तो उसके इसमें लिख कर आएगा कि हाँ हाँ अरे अब हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से आप पैसा ले सकते हो। तो मतलब ये फंसाने वसाने के भी तरीके हैं इसके अंदर, तो ये एक चैलेंज है। दूसरा ये दिक्कत है कि ओवर इंडेप्थनेस एंड एनपीए। अब देखो पता है नहीं कौन मोबाइल चला रहा है, क्या है क्या नहीं, बस क्रेडिट स्कोर देखा उसका, देखा थोड़ा बहुत उसका बैग देखा, कहेंगे चलो ठीक है ये लो पकड़ो, लोन पकड़ो। अब पता नहीं है वो वापस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, क्या भैया तुम जो है उसको देख ही नहीं रहे हो, उसको इनकम नहीं देखा तुमने, कुछ समझा नहीं जाना नहीं, उठा के तुमने लोन दे दिया, तो इससे क्या होगा कि नॉन परफॉर्मिंग असेट तुम्हारे बढ़ सकते हैं। तीसरा है हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड अग्रेसिव कलेक्शन। अब इतने इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई है, पता है नहीं अनऑथराइज डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, और इतना मतलब मैंने बताया ना कि मेरी फ्रेंड ने जो लिया था उसमें 30% इंटरेस्ट रेट लग गया, तो आप समझ लो 30% कितना हो गया, 10,000 लो, 30,000, 3,000 रुपए तो इंटरेस्ट रेट दे दो। समझ लो भाई, अगर 3 साल के लिए ले लिया तो जो है 6,000 साढ़े 9,000 रुपए जो है आपने इंटरेस्ट रेट दे दिया, तो आपके पास बचा 1,000 रुपए के लिए, आपने 1,000 रुपए के लिए तरीके से 9,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, तो कितना हो गया। तो इंटरेस्ट रेट बहुत है, ऊपर से अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आ जाएंगे आपके घर लड़ने मारने, आपको पीटने, तो ये हिस्सा है। उसके बाद डेटा प्रिवेसी। अब हमें क्या पता हम कहाँ दे रहे हैं, कौन सा अग्रीमेंट साइन करे ले रहे हैं, कहाँ पहुंचा दे रहे हैं, सारा डेटा जो एक्सेस कर रहे हैं वो, तो ये भी गड़बड़ है, मोबाइल फोन के थ्रू आ रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये एक दिक्कत है बहुत बड़ी। समझे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कि किस तरह से जो चैलेंजेस हैं डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में, इसे हम टैकल कर सकते हैं। तो देखो पहला तो हम क्या कर सकते हैं, नेशनल लेंडिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल लेंडिंग कॉर्पोरेशन एनएलसी, ये एक ऐसी अम्ब्रेला बॉडी है ना, ये एनएलसी फोकस करती है रेगुलेशन पे, लेंडिंग वगैरह कैसे करी जाए, है ना, आपका लेंडिंग ऑनलाइन ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसे यहाँ पे बनाने की जरूरत है, और ये आरबीआई के अंदर आए। ठीक है, देखिए किस तरह से लेंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज करें, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हो, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की टेक्नोलॉजी, या मशीन लर्निंग या ब्लॉकचेन
ठीक है, लेंडिंग स्पेस में इसे बढ़ाया जाए, जिससे हम देखिए कंज्यूमर की कैपेसिटी क्या है कि आखिरकार हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, कि भाई बहुत ज्यादा इनडेप्थनेस ना हो या एनपीए वगैरह ना क्रिएट हो। ठीक है, कैपेसिटी पता होगी कि भैया हम इसको दे रहे हैं 50,000 रुपए, तो हाँ ये लौटा देगा, ये बात है। तीसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर को भैया कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि कोई फ्रॉड तो उसके साथ नहीं हो रहा है, कोई अनऑथराइज डिजिटल लेंडर उसके साथ कोई घपला तो नहीं कर रहा है, समझे आखिरकार कि डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम है कैसा। चौथा क्या कर सकते हो, डेटा प्रोटेक्शन। तो देखो यहाँ पे क्लियर गाइडलाइंस हो कि हमारे पास डेटा सिक्योरिटी रहे, प्राइवेसी होनी चाहिए, और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है कंज्यूमर्स की वो यहाँ पे कहीं पे आप ओपन नहीं करोगे। और आखिर में कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में आता है जो डिजिटल लेंडर्स हैं ये यहाँ पे डेवलप करें, कमिट करें कोड ऑफ कंडक्ट को, जो यहाँ पे इसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, कुछ ऐसा छुपाया हुआ ना हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, उसमें क्लियर स्टैंडर्ड हो कि भाई किस तरीके से जो है हम डिस्क्लोज भी करेंगे, और ग्रीवेंस रिडर्सल मतलब अगर कोई दिक्कत होती है कंज्यूमर को उसको भी कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं जिसके साथ हम जो है वो एनबीएफसी को फिर रेगुलेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Sapphires, and if you want to watch me and on any of the social media platform, just follow the link given in the description box. Along with this, if you want to join my membership, just press the join button, enjoy the various work. Thank you so much for discussion, मिलते हैं पार्ट 2 में, हैव अ नाइस डे।